नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज सत्ता में सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली की सत्ता चलेगी कैसे? क्या केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार? क्या संविधान में है अधिकार, और अगर नहीं तो दिल्ली का क्या होगा? आज इस पर सारे सवालों के जवाब आपको सत्ता में मिलेंगे। फिर केजरीवाल पर ईडी के आरोपों की कुंजी खोलेंगे, जिसमें कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया, करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए। इस पर हमने न्यूज मित्रों के लिए भ्रष्टाचार के दावे वाले न्यूज का नंबर गेम भी तैयार किया है। फिर आपको दिल्ली से उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड कानून को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके बाद यूपी के सभी सरकारी मदरसे बंद हो सकते हैं। इस पर भी आसान भाषा में आपके लिए सत्ता की कुंजी हम खोलेंगे। इसके बाद सत्ता में धार की उस भोजशाला की बात करेंगे, जिसमें आज एएसआई ने अपना सर्वे शुरू कर दिया है, और अब बहुत जल्द यह सामने आने वाला है कि एमपी में मौजूद यह भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है या मौलाना कमालुद्दीन की मजार। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। ओडिशा में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नवीन पटनायक की बीजेडी के साथ गठबंधन पर उसकी बात नहीं बन पाई। अब पार्टी ने तय किया है कि ओडिशा में अकेले ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भूटान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। पीएम को भूटान के राजा ने वहां सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। वैसे पीएम के भूटान दौरे की यह तस्वीर इस वक्त जिनपिंग को बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि भूटान वो देश है जिसे चीन भारत के खिलाफ वक्त वक्त पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और आज देश को एक शुभ समाचार इसरो ने दिया है। इसरो ने आज अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफल लैंडिंग कराई है। यह एक तरह का स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का काम करेगा। इतना ही नहीं, पुष्पक के जरिए रॉकेट लॉन्चिंग भी सस्ती हो जाएगी। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए सबसे बड़े सियासी गदर से। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करता रहूं। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को उनके किए की सजा मिल गई। ये देखिए किस तरीके से ये मारापीटी की जा रही है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। तो ये सारे चोर इकट्ठा होकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उससे सच्चाई बदलेगी। डिक्टेटरशिप चल रही है, गुंडागर्दी है। आपसे अनुरोध है कि आप और सत्ता का सफर आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं। टीवी 9 पर केजरीवाल का रिमांड पेपर एक्सक्लूसिव। उस रिमांड पेपर की मेरे पास कॉपी है। ईडी ने कोर्ट की 10 दिन की रिमांड जिस एप्लीकेशन के जरिए मांगी है, वो 32 पन्नों की रिमांड पेपर की एप्लीकेशन मेरे पास है। केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, ईडी ने यह कहा है इस रिमांड पेपर में। केजरीवाल ने सहयोगियों के साथ घोटाला किया, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, यह कहा है ईडी ने अपने इस 32 पन्ने के रिमांड एप्लीकेशन में। एक और बड़ी खबर है, ईडी ने कहा है कि घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा, यह कहा ईडी ने। दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची, यह कहा है ईडी ने अपने इस रिमांड एप्लीकेशन में। और वो 32 पेज का ये रिमांड एप्लीकेशन इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये वो रिमांड एप्लीकेशन है जो ईडी ने यहां पर जिसके जरिए ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट, कोर्ट से रिमांड मांगी है, कोर्ट से जो रिमांड मांगी। और मैं आपको इसके 11 नंबर पेज पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अहम चीज इसके पेज नंबर 11 पर लिखी गई है। इसमें लिखा गया है
role of Shri Arvind Kejriwal in formulation and implementation of excise policy and utilization of proceeds of crime generated from the said irregularities। यानी अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में और उसको इंप्लीमेंट करने में क्या रोल था, वो पूरा डिफाइन इसमें किया गया है। देखिए पेज नंबर 11 पर 6.2 ये पैरा क्या कहता है। Shri Arvind Kejriwal, Chief Minister of NCT of Delhi, is the kingpin and key conspirator of the Delhi excise scam in collusion with ministers of Delhi government, AAP leaders and other persons। यानी केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो की कॉन्स्पिरेटर हैं दिल्ली एक्साइज स्कैम के, वो किंग पिन हैं और जो दिल्ली के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर जो घोटाला किया गया उसके वो किंग पिन है। Shri Arvind Kejriwal was involved in conspiracy of formulation of the excise policy 2021-22 to favor certain persons and also involved in the demanding kickbacks from liquor businessmen in exchange of favors granting in the said policy। यानी केजरीवाल इस पूरे मामले में पूरी तरह से मिले हुए हैं। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी को बनाने में ताकि कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और उसके एवज में किकबैक्स मांगे गए इन लोगों से, यह कहा गया है। इसके अलावा फर्दर श्री अरविंद केजरीवाल इज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दस जनरेटेड इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन ऑफ द आप to which he is the convener and the ultimate decision maker। यानी ये रिमांड पेपर की रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि वो जो पैसा वहां से जनरेट हुआ उसको गोवा चुनाव में लगाया गया। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी आपको दिख रहे हैं। जितेंद्र, ये रिमांड एप्लीकेशन जो एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के पास है, ईडी साफ कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है दिल्ली के शराब घोटाले के और उस पूरे पैसे को गोवा चुनाव में पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये वो रिमांड पेपर है जिसके बिहाफ पर ईडी अदालत से 10 दिन की रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी घोटाले में मांग रही है। इस रिमांड को पेपर के अंदर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंगपिन यानी कि साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो सी अरविंद थे, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, उनके सचिव थे, उनको बाकायदा मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। वहां पर GOM ड्राफ्ट उनको सौंपा गया था। उस वक्त वहां पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में उस ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव सी अरविंद को दी थी। तो इस बयान का भी जिक्र बाकायदा इस रिमांड कॉपी के अंदर किया गया है। साथ ही साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो पैसा साउथ लॉबी से लिया गया था, जो विजय नायर की मदद से और साथ ही मनीष सिसोदिया की मदद से अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लिया था, उस पूरे पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया था। तो तमाम बातें इस तरीके की इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखी हुई है। रिमांड कॉपी के अंदर अरविंद केजरीवाल का ना सिर्फ इस पूरी जो एक्साइज पॉलिसी थी इसको तैयार करने को लिखा हुआ है, बल्कि उसको कैसे लागू करना है, कैसे उस पॉलिसी की आड़ में रिश्वत वसूल करनी है, ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप इस रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इस रिमांड कॉपी के बाद अब रिमांड ऑर्डर आना बाकी है। अब पता चलेगा कि जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा, आखिरकार कोर्ट क्या इन बात दलीलों से सहमत होता है और कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल को देता है। जी ठीक है, और बिल्कुल जो पेज नंबर 12 है जिस पर 6.2.1 जो पैरा है उसमें रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अभिजीत साफ लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक होती है, उस बैठक में विजय नायर जाते हैं, उस बैठक में मनीष सिसोदिया जाते हैं और उस बैठक में जो प्रस्ताव रखा जाता है उसमें कहा जाता है कि कैसे 12% जो होलसेलर्स होंगे उनको मार्जिन मिलेगा। उसमें पूरी तरह से ये जो रिमांड की जो एप्लीकेशन है इसमें ये साफ लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को एक पॉइंट बताता है इस एक्साइज पॉलिसी का। जी, और स्पष्ट तौर पर उसमें एक और महत्वपूर्ण बात भी लिखी हुई है कि जब मार्च 2021 में ये बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और उस जगह पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, यानी कि उनका भी नाम इसमें दिया गया है। विजय नायर को 30 पन्ने की पूरी की पूरी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो दी गई और उसको इंप्लीमेंट करने के एवज में, यानी कि कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, और इस लॉबी से विजय नायर पहले से ही संपर्क में था, जिस लॉबी को इस जो ये ड्राफ्ट थी उनको पहले से दिया गया पॉलिसी और उस पॉलिसी में उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज यानी नीतियां जो बनाई गई वो
इसी हिसाब से नीति बनाई गई कि कुछ लोगों को फायदा होगा, जिन लोगों को इन दुकानों को सेटअप करने का दिल्ली में पूरा का पूरा जिम्मा दिया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा और वही लोग ये दुकानें खोलेंगे। कितनी मात्रा में शराब बेची जाएगी, कितनी मात्रा में नहीं बेची जाएगी, सब कुछ पहले से तय हो चुका था। क्या प्रॉफिट का मार्जिन होगा और प्रॉफिट का मार्जिन होने के बाद इन्वेस्टमेंट के अनुसार कितनी कमाई होगी और उसी कमाई के आधार पर यह अमाउंट फिक्स किया गया कि किकबैक कितना होगा। तो इसलिए ईडी ने जो अपना रिमांड कॉपी जो दी है उसमें साफ साफ ये भी मेंशन किया गया है कि ना केवल 100 करोड़ की जो किकबैक है उसकी ये बात है, जो कि गोवा इलेक्शन में जिसमें से कि 45 करोड़ लगाने की बात है, सिर्फ ये नहीं है बल्कि जो उसके जरिए जो प्रॉफिट कमाया गया 600 करोड़ का, तो 600 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला बन जाता है। क्योंकि अगर आबकारी नीति जो बनाई गई उसी में घोटाला था जैसा कि ईडी का कहना है, तो फिर पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो अपने आप में एक स्कैम है और इसलिए ईडी ने इसको नाम दिया है एक्साइज पॉलिसी स्कैम। तो एक तरह से ईडी ने इसको पूरी तरीके से स्कैम घोषित कर दिया है। 2021-22 की जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार की थी उसको, और उसी हिसाब से कार्रवाई की भी मांग की है और इसी वजह से रिमांड की भी मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनको की कॉन्स्पिरेटर इसमें बताया गया है, किंगपिन बताया गया। और किसी भी वक्त, मैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के रिमांड पर जाएंगे, वो इस वक्त सबसे बिल्कुल अभिजीत, जो कि कुछ ही मिनटों में उसका बिल्कुल अभिजीत बिल्कुल। तो वो जो पेज नंबर 32 पे जो रिमांड की डिमांड की गई है, जो प्रेयर की गई है, मैं वो भी पढ़ के बता देता हूं। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंस्टेंट केस, दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट 10 days ईडी कस्टडी, यानी 10 दिन की यहां पर ईडी ने कस्टडी मांगी है कोर्ट से। और अब देखना है कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर क्या करता है और क्या वहां पर उनका फैसला होता है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। TV9 भारतवर्ष ने वो रिमांड एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखाई और इस रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने क्या कहा है एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर, और जिसको वो एक्साइज पॉलिसी स्कैम कह रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है, कैसे गोवा के चुनाव में उससे जनरेट पैसा इस्तेमाल किया गया, ये सब 32 पेज के इस रिमांड एप्लीकेशन में है। चलिए, जैसे ही फैसला आएगा इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। जो हम बात कर रहे हैं उसमें पिछले 24 घंटे से जो गदर मचा है उसकी बात करते हैं। कल 2 घंटे के सवाल जवाब के बाद रात 9 बजे ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कल से आज तक दिल्ली में अदालत से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। सारी तस्वीरें, बयान आप तक TV9 भारतवर्ष सबसे पहले पहुंचा रहा है। किसी भी वक्त फैसला आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसका संपूर्ण विश्लेषण सत्ता में हम करेंगे। लेकिन पहले वो सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, आखिर दिल्ली की सत्ता अब चलेगी कैसे? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत मिलेगी? क्या इसका अधिकार मिल सकता है? कानून इस पर क्या कहता है, ये भी बताएंगे। सवाल गंभीर है क्योंकि आज ईडी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो अति गंभीर है। TV9 भारतवर्ष के पास वो रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी है जिसकी पूरी डिटेल हमने आपके सामने रखी है। अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। यह भी बताया कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने और इसे लागू करने में सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। कैश के जरिए रिश्वत का पैसा लिया जाता था। मिडिलमैन विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। ईडी ने सिर्फ आरोपी नहीं लगाए बल्कि एक एक जानकारी अदालत को दी है कि कब, किससे, किस मकसद से, किस तरीके से रिश्वत के रूप में पैसा लिया गया और मुनाफा कमाया गया। ईडी के गंभीर आरोपों पर हमने न्यूज का एक नंबर गेम बनाया है जो ईडी के दावों के आधार पर तैयार किया गया है। ईडी की ओर से जानकारी दी गई कि शराब घोटाले में कुल 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया। दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र ईडी ने अदालत में किया कि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। तीसरी बड़ी बात, 45 करोड़ रुपए गोवा भेजा गया था जिसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा यह भी कहा कि 31 करोड़ रुपए सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने विजय नायर के निर्देश पर दिए। 10 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए बुची बाबू के जरिए 2 बार ट्रांसफर किए गए। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार वाले वो दावे हैं जो अदालत में ईडी ने किए हैं। जानकारी यह भी है कि केजरीवाल के आवास से ईडी को आबकारी घोटाले से जुड़े करीब 150 पन्ने का एक दस्तावेज मिला है। इन कागजों की जांच की जा रही है।
दस्तावेजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। ईडी को शक है कि अफसरों की जासूसी की गई, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर की भी जानकारी है। इन आरोपों का सच क्या है, यह तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सारे आरोप और दावे बेबुनियाद हैं। आज दोपहर कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद पहली बार इस मामले पर बोले। TV9 संवाददाता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करता रहूं। ठीक है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने संकेत दे दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन सवाल है ये कैसे संभव है? क्या देश की राजनीति में पहले ऐसा कभी हुआ है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब हमने सरल भाषा में तैयार किया है। सवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? इसका सीधा जवाब है, जेल मैनुअल में ऐसी कोई छूट नहीं है। सवाल यह है कि जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं केजरीवाल? जवाब यह है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी को कोर्ट से विशेष छूट लेनी पड़ेगी। सवाल है कि क्या देश में पहले किसी ने जेल से सरकार चलाई है? जवाब है नहीं, अब तक किसी को ऐसी इजाजत नहीं मिली। सवाल है कि क्या जेल से सरकार चलाने का कानून है? आपको बता दें, इस तरह का कोई अलग प्रावधान नहीं है। एक सवाल तो यह भी है कि जेल से सरकार चलाने की बात क्यों की जा रही है? दरअसल दोषी साबित होने तक इस्तीफे की बाध्यता नहीं है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जेल से सरकार का कामकाज कैसे संभव होगा? जेल प्रशासन वर्चुअल मीटिंग की इजाजत दे सकता है। सवाल है, क्या जेल से फाइल साइन करवाई जा सकती है? जवाब है, बहुत जरूरी केस में जेल सुपरिटेंडेंट अनुमति दे सकते हैं। सवाल है कि क्या जेल में मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम होता है? जवाब है नहीं, जेल में किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता। सवाल यह भी है कि क्या जेल के अंदर मीटिंग की जा सकती है? तो इसका जवाब है, राजनीतिक या मंत्रिमंडल की मीटिंग संभव नहीं है। इन सवालों और जवाब के बाद आपको यह भी बता दें कि अगर इजाजत मिलती है, अगर अदालत से विशेष छूट मिलती है, तो यह कैसे संभव हो पाएगा? इस विकल्प को भी आप सरल भाषा में समझिए। जेल में रहकर सीएम योजनाओं की फाइल साइन कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि कोर्ट से विशेष छूट मिले। इसका तरीका क्या होगा, जानिए। फाइलें पहले जेल प्रशासन को भेजी जाएंगी। जेल प्रशासन नोडल अफसर नियुक्त करेगा। नोडल अफसर ही फाइलें साइन करवाएगा। नोडल अफसर ही फाइलों को वापस देगा। इसी तरह कैबिनेट मीटिंग के लिए भी कोर्ट से विशेष इजाजत लेनी होगी, लेकिन कोर्ट तय करेगा कि बैठक का तरीका क्या होगा। मतलब बैठक फिजिकली होगी या वर्चुअली होगी। इतना ही नहीं, बैठक के घंटे भी अदालत ही तय करेगी। मतलब दोनों विकल्प के लिए कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है। इन सवालों को लेकर हमने कानूनी जानकारों से भी बात की। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, जानकार क्या विकल्प बता रहे हैं, कुछ सेकंड की हमारी इस न्यूज रील में देखिए। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार को चला सकते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता। प्रोसेस जो जेल मैनुअल है उसमें दिया गया है। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। जहां तक कैबिनेट मीटिंग की बात है तो बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की परमिशन से होंगी। एक्ट कहते हैं कि आप किसी भी बिल्डिंग को
एडमिनिस्ट्रेटर जेल डिक्लेयर कर सकता है, तो उसमें फिर वो दोबारा वही वाली बात हो जाएगी, कोर्ट कम्प्लेक्स को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ पे ये बैठे हैं, एसी भी है वहाँ पे, और वहाँ से अपना जेल की कार्रवाई, अपना सीएम की कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। पर वहाँ पे जैसे मीटिंग्स होती हैं, एलजी से मीटिंग्स हैं, इसमें थोड़ी सी व्यवधान जो है ज़रूर आ सकता है, पर फाइलें वगैरह जो है साइन वो आराम से हो सकती है। तो ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल पर जो भी आरोप लगाए, इस दौरान एक नाम का जिक्र बार बार हो रहा है। वो नाम है विजय नायर। दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। आज ईडी ने कहा कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ थे। वो सीएम आवास के पास रहता था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रिश्वत वसूलता था। इतना ही नहीं, पॉलिसी के लिए विजय नायर डील करता था। आपको विजय नायर की पूरी कुंडली बताते हैं। विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पूर्व सीईओ है। शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में शुरुआत में जिन 15 लोगों के नाम थे, उसमें विजय नायर का भी नाम था। सीबीआई के मुताबिक नायर पैसों के अवैध लेन देन में नौकरशाहों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के बीच कड़ी का काम कर रहा था। शराब नीति घोटाले में 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। ईडी के एक्शन पर दिल्ली में कट्टर ईमानदार और कट्टर भ्रष्टाचार वाली राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। कैसे आज दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई रहा, सिर्फ 120 सेकंड में देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखिएगा आईटीओ पर बैठ चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो पूरा उन्होंने रोका हुआ है। मैं तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ आईटीओ से, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिएगा ये मेन रोड है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों को पहले किनारे प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आरएएफ की मौजूदगी, दिल्ली पुलिस की तरफ जो भरमार, ये नज़ारा है दिल्ली के आईटीओ चौक का। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही थी, उसको लेकर के यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक और साउथ से लोकसभा उम्मीदवार सहीराम पहलवान है। पहलवान जी, आपको डिटेन कर लिया गया है। सरेआम गुंडा कर दिया, बेशर्मी की हद है। इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। और यही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को डाला है, उसे हर आम आदमी पार्टी के हर एक एमएलए को इस वक्त डिटेन किया जा रहा है। और हमारा कसूर ये है कि हमने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। अरविंद केजरीवाल का सिपाही गिरफ्तार होगा। इतना बड़ा अत्याचार रात को जाके गिरफ्तार किया है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे वही शख्स है जिनके आंदोलन से निकलकर केजरीवाल राजनीति में आए और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। आज अन्ना हजारे ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था, शराब के बारे में हम लोगों ने आवाज उठाई थी, वो शराब नीति बना रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सके।
आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हो रहे सियासी युद्ध में अब सत्ता में खबरों की स्टीयरिंग ऐसे धर्म युद्ध की ओर मोड़ते हैं जिसकी चिंगारियां मध्य प्रदेश के धार से उठ रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही धर्म युद्ध है जैसा आपने कुछ दिन पहले काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देखा था। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसकी शुरुआत एएसआई के सर्वे के साथ आज धार की भोजशाला में भी हो गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने धार की भोजशाला में पहुंचकर सर्वे शुरू कर दिया है। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि जो अयोध्या और ज्ञानवापी में हुआ था अब धार की भोजशाला में होगा और एएसआई सर्वे के बाद यह साबित हो जाएगा कि असल में उस पर किसका हक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के ऑर्डर पर एएसआई की टीम आज सुबह सुबह ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने पहुंची। क्योंकि शुक्रवार होने की वजह से भोजशाला में जुमे की नमाज भी होनी थी, इसीलिए सर्वे 2 चरणों में किया गया। पहले हम आपको यह बताते हैं कि एएसआई की टीम ने आज भोजशाला में क्या क्या किया। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम ने सुबह 6 बजे पहुंचकर भोजशाला की लंबाई और चौड़ाई मापी। जहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने के दावे हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा जिस हिस्से का सर्वे किया जाना है उन्हें चिन्हित किया गया। जिस दौरान यह सब हो रहा था करीब 60 कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही थी। हालांकि नमाज शुरू होने से पहले ही एएसआई की टीम भोजशाला के कैंपस से बाहर आ गई, लेकिन नमाज के बाद भोजशाला के अंदर सर्वे का दूसरा चरण शुरू किया गया। वैसे आज इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी उस पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और 1 अप्रैल तक इंतजार करने को कहा। वैसे धार की इस भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या हैं ये देख लेते हैं। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग महासरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि धार भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष का दावा है कि धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह तर्क पूरी तरह से आधारहीन है। हालांकि तब कोर्ट सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील से सहमत नहीं था और उसने सर्वे के आदेश पर मुहर लगा दी थी, जिसकी आज शुरुआत हो गई। अब एएसआई की टीम को कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है जिसे हिंदू पक्ष दावा करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पुष्प भी अर्पित किए गए हैं। ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है जिसे खंडित किया गया था। अगर आप देखें तो आंखें और यहाँ पर ये सूंड दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर संस्कृत में जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं और इस तरह के श्लोक जो हैं वो आपको पूरी भोजशाला में कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, इस खंबे पर सर्प यंत्र पूरा की पूरा बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज सुबह 6 बजे से सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और जो मुस्लिम पक्ष है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कोई अर्जेंट हियरिंग करने से मना कर दिया है, तो उसका परिणाम यह है कि वहाँ पे जो सर्वे चल रहा है वो चलता रहे। 1902 और 3 में सर्वे हो चुका। 1902 और 3 के बाद अगर कोई चीज़ प्लांटेड की गई होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी इसके साथ पूरा न्याय करेगी कि ये चीज़ कहाँ से थी, 2003 और 2 और 3 में नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिद है सभी मंदिर है। गौशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र घंटे घड़ियाल बड़े शिलालेख 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियाँ आज भी यथावत रखी गई, तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है।
वैसे इस धार भोजशाला को लेकर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 2003 में एएसआई ने एक समझौता मॉडल तैयार किया था, यानी कि इस विवाद पर एक बीच का रास्ता निकाला था। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा बाकी दिनों में यह भोजशाला एक पर्यटन स्थल है। इतना ही नहीं, वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। वैसे वर्ष 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार के दिन ही जब वसंत पंचमी का संयोग बना तो विवाद की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि शुक्रवार को ही मुस्लिम पक्ष को नमाज की भी इजाजत है। हालांकि फिर भी भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों कराए गए, लेकिन वर्ष 2006 में ही मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई के आदेश को चुनौती दी गई और भोजशाला को मस्जिद बताकर रोज नमाज की इजाजत मांगी गई। जवाब में हिंदू पक्ष भी कोर्ट पहुंच गया और उसने नमाज रोकने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि 1875 में जब यहां खुदाई की गई तो इसमें मां सरस्वती की प्रतिमा निकली, जिसे मेजर किंकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया और यह प्रतिमा तब से लंदन के म्यूजियम में है। हिंदू पक्ष की मांग है कि इस प्रतिमा को भी दोबारा भोजशाला में स्थापित किया जाए। अब धार की भोजशाला पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी खोलते हैं। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया था। इस दौरान उन्होंने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे और इसी कॉलेज में मां सरस्वती का मंदिर भी था। लेकिन बाद में इस महाविद्यालय को भोजशाला के तौर पर जाना जाने लगा। इतिहास के मुताबिक 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने इस महाविद्यालय को न सिर्फ मस्जिद में बदल दिया, बल्कि दावा है कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर अरब मूल के मौलाना कमालुद्दीन के नाम पर एक मस्जिद भी बनवा दी। हालांकि अब जब हाईकोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है, तो कुछ ही वक्त में सच जमीन को चीरकर सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस सर्वे पर धर्म युद्ध के साथ साथ सियासी युद्ध भी शुरू हो चुका है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए। क्या उसका पालन हो रहा है? सर्वे में यदि ये पाया जाता है कि ये स्थान भोजशाला का स्थान है, जैसा कि वास्तविक स्थिति भी यही है, तो निश्चित रूप से हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र भोजशाला का भी निर्माण करवाया जाए। ओह, तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।